हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 9। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जीके जीएस के विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। इस सीरीज़ का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, दैट इज़ कम्पीट IQ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एंड उसी के साथ साथ लेट्स बिगिन द सेशन एंड होप आप लोगों को इस सीरीज़ अच्छा लगेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आपको जीके जीएस का कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस क्लास को देख लीजिए एंड एग्जाम में चले जाइए। आपका सब क्वेश्चन अच्छे से बनने वाला है एंड जीके में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर बिल्ड बाय, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है थंजावुर तमिलनाडु में, वो किसने बिल्ड किया था? देन समुद्रगुप्ता आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, बट फर्स्ट जाएंगे राजेंद्र चोला, राजा राजा सेकंड एंड राजा राजा फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है राजा राजा फर्स्ट, नॉट सेकंड, नाइदर राजेंद्र चोला। राजा राजा फर्स्ट बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल। इसी के साथ साथ बृहदेश्वरा टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। द बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय राजा राजा फर्स्ट वॉज नोन एज राजा राजेश्वरम। राजा राजेश्वरम कौन इस टेम्पल को बुलाता था? देन राजा राजा फर्स्ट बुलाते थे। देन दिस टेम्पल इज लोकली नोन एज थंजई पेरिया कोविल या तो फिर पेरुविद्यार कोविल, जिसके नाम पे एक मूवी भी है। देन द टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिणा मेरू या तो फिर मेरू ऑफ द साउथ। किस टेम्पल को कहा जाता है मेरू ऑफ द साउथ? देन बृहदेश्वरा टेम्पल। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अंदर बृहदेश्वरा टेम्पल भी आता है एंड इसी के साथ साथ गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड एरावतेश्वरा टेम्पल, ये तीनों टेम्पल्स ग्रेट चोला लिविंग टेम्पल्स के अंदर आता है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछे जाते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल में कौन से पेंटिंग्स पाए गए थे? देन शिव एस योगा दक्षिणामूर्ति, ये पेंटिंग्स पाए गए थे 1931 में डिस्कवर किया। किस टेम्पल में? देन बृहदेश्वरा टेम्पल में, दैट इज थंजावुर तमिलनाडु में जो लोकेटेड है। एंड एक बहुत ही मिस्टीरियस बात है इस टेम्पल का, दैट इज़ बृहदेश्वरा टेम्पल का। बृहदेश्वरा टेम्पल देखिए बहुत ही ऊंचा है, दैट इज़ इनका हाइट बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट होने के बावजूद इसका परछाई जो है वो मिट्टी में नहीं गिरता है। दैट इज़ इट इज़ apparent lack of shadow, it's apparent lack of shadow, it doesn't cast shadow on the ground। बहुत ज़्यादा हाइट होने के बाद भी ये शेडो ग्राउंड में कास्ट नहीं करता है, जिस वजह से ये बहुत मिस्ट्रियस है। आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि क्यों ऐसा है। देखिए इंडियन कल्चर एंड रिलीजन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस एंड इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सारे बातों पे बिलीव नहीं कर सकते, बट जब उनके प्रूव्स होते हैं हमारे सामने तो वो हमारे माइंड के बाहर होते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बृहदेश्वरा टेम्पल, राजा राजा फर्स्ट। Which disease result from a deficiency of vitamin B? विटामिन बी के डेफिशिएंसी से फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो डिसीज़ होता है वो है बेरी। तो करेक्ट आंसर इज बेरी इज द डिसीज़। बेरी किस विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में से कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? देन विटामिन B1, ये भी आप लोग याद रखिए, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से बेरी होता है। इसी के साथ साथ हम विटामिन के नेम्स देख लेते हैं। B1 इस विटामिन का जो नेम है दैट इज थियामाइन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट या तो फिर फोलिक एसिड, B12 कोबालामिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है, इसके नेम्स याद रखिए। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस रिलेटेड विद विटामिन डेफिशिएंसी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? देन नाइट ब्लाइंडनेस। B1 बेरी, B2 के डेफिशिएंसी से एबिडोफ्लेवोनोविस, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन B6 के डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, B7 से डर्मेटिटिस, देन B9 एंड B12 से मेगा ऑब्लास्टिक एनीमिया होता है। BC विटामिन सी, नॉट B6 का ऑलरेडी बोल दिया। विटामिन सी से जो स्कर्वी होता है ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ये सब पूछे जाता है। एंड विटामिन के से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोसोफेरॉल। इसी के साथ साथ विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोसोफेरॉल, विटामिन के पाइथोनाइडिन, देन विटामिन B12 साइक्लोबैलामिन। इसी के और बाकी सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। केमिकल नेम्स, डिफिशिएंसी डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप सब याद रखिए।
आनंद मठ इज अ फेमस डैश नॉवल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ किसने लिखा था एंड ये फेमस नॉवल जो है किस लैंग्वेज में है? देन इट इज़ इन द रिटन इन बंगाली, तो करेक्ट आंसर इज बंगाली, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी के साथ साथ जो आनंद मठ है ये कौन से रिबेलियन के ऊपर बेस्ड है? देन सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड है ये आनंद मठ नॉवल पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसी के साथ साथ इन्होंने इस बुक में वंदे मातरम दैट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी लिखा था। वंदे मातरम फर्स्ट टाइम के लिए किसने सिंग किया था? इट वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किस डेट पे? देन 1896 पे। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? ऑन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। सन्यासी रिवॉल्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? कब हुआ था? देन 18th सेंचुरी में हुआ था, लेड बाय पंडित भवानी चरण पथक एंड मंजू शाह फकीर। Which of the following is not a constitutional body? Following options में से कौन सा constitutional body नहीं है? Then we all know नीति आयोग is not a constitutional body because election commission, finance commission and UPSC that is Union Public Service Commission ये सभी constitution के different articles के अंदर form होते हैं and आते हैं, but नीति आयोग is not a constitutional body। तो correct answer इस question का हो गया नीति आयोग। and नीति आयोग के chairman कौन होते हैं? Then the Prime Minister of India is the chairman of नीति आयोग। currently कौन है? Then Prime Minister नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था एंड बाकी सभी पॉइंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिलेटेड टू ऑप्शंस। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस आर्टिकल के अंडर आता है? देन आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। किस दिन को फाउंड हुआ था? 25 जनवरी 1950, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1950 को ये फॉर्म हुआ था। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? देन श्री राजीव कुमार। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है? बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आर्टिकल के अंदर आता है आर्टिकल 315 to 323 में यूपीएससी आता है, उसके बाद 324 में ईसीआई दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के चैप्टर 2 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन इसके चेयरपर्सन कौन है? करेंटली प्रीति सुदान दैट इज सेकेंड वुमेन है ये जो जिन्होंने चेयरपर्सन लिया है यूपीएससी का, शी इज़ द सेकेंड वुमेन। तो इंपॉर्टेंट है, प्रीति सुदान इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। अगर यहाँ पे कोई मेल होते देन चेयरमैन हो जाते हैं, सिंस शी इज अ फीमेल सो चेयरपर्सन। देन फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन कितने ईयर के लिए फॉर्म होता है? देन 5 years के लिए फाइनेंस कमीशन फॉर्म होता है। इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है जो फॉर्म हुआ है जिसका कमेंसमेंट दैट इज़ ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे? 31 अक्टूबर 2025 को सबमिट करेंगे एंड अप्रैल 1, 2026 से इस 16 फाइनेंस कमीशन का कमेंस होगा प्लान। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? देन अरविंद पनाग्रिया इज द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स में भी बहुत न्यूज़ में है, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं नीति आयोग पे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? देन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इट इज़ द एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। किस दिन फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। अभी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन कौन है? देन सुमन के बेडी एंड सीईओ देन बीवीआर सुब्रमण्यम। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। According to National Multidimensional Poverty Index of Niti Aayog 2023, which of the following states has less than 1% multidimensional poverty of its total population? 2023 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है पॉवर्टी इंडेक्स का, ये लेटेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेस देन 1% है? सबसे लीस्ट स्टेट कौन सा है? देन इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है गोवा, सबसे लीस्ट स्टेट है गोवा एंड उसके सेकंड में आता है केरला। इसके पहले का जो रिपोर्ट था नीति आयोग का उसमें सबसे लीस्ट स्टेट था केरला, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोवा में 1% से भी लेस है। इंडिया में 2 ही ऐसे स्टेट है जिसमें 1% से भी लेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो दोनों स्टेट्स है गोवा एंड केरला। एंड इनके कितने हैं इंडेक्सेस? देन ये है 0.37 एंड ये है 0.48। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ नीति आयोग
ने एक्सपेक्ट किया है कि हमारा पॉवर्टी लेवल 2024-25 तक सिंगल डिजिट का हो जाएगा, एंड इट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड फ्रॉम 29.17% टू 11.28% इन 2022-23। करंट पॉवर्टी रेट कितना है, देन 11.28%, इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट रिडक्शन किस स्टेट ने शो किया है या तो फिर अचीव किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, देन उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। फास्टेस्ट स्टेट टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूपी। ऐसे क्वेश्चंस बने हैं लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी एंड नेक्स्ट ईयर भी बनने के चांसेस है, बिकॉज नीति आयोग की रिपोर्ट ये रिसेंट है, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है। देन बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज्ड एज पोरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। सबसे पोर स्टेट कौन सा है इंडिया का, देन बिहार इज द पोरेस्ट स्टेट, फॉलोड बाय झारखंड एंड यूपी। देन बिहार हैज़ अ पॉवर्टी रेट ऑफ अमॉन्ग इट्स पॉपुलेशन 51.91%। देखिए इतना लो है, 51.91%, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिहार इज द लीस्ट एंड मोस्ट पोरेस्ट स्टेट। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, होली इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। होली किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, देन होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। फाल्गुन के पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। कभी इस तरीके से भी देगा, चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, देन चैत्र अमावस्या, देन माघ का अमावस्या, इस तरीके से भी दे सकता है, तो फाल्गुन का अमावस्या। तो आप लोग को याद रखना है पूर्णिमा के, फाल्गुन मंथ के पूर्णिमा में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाल्गुन पूर्णिमा। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नाइट बिफोर होली को क्या कहा जाता है, देन होलिका दहन और छोटी होली। होलिका दहन का भी क्वेश्चंस बनता है, आप लोग याद रखिए। ये क्या सिंबलाइज करता है या शो करता है, देन बर्निंग ऑफ एविल। होली के पिछले दिन जब होलिका दहन होता है, दैट इज लोहड़ी के दिन इस तरीके से जब जलाया जाता है लोहड़ी के टाइप का, उसमें बर्निंग ऑफ एविल माना जाता है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू रिचुअल्स। इस नेक्स्ट डे जिस दिन होली होता है, जिस दिन ह्यूमन बींग्स स्पेसिफिकली प्ले करते हैं, उनको धुलंदी या तो फिर रंग वाली होली कहा जाता है, जिस दिन पीपल प्ले विथ कलर्स एंड वाटर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, होलिका दहन एंड धुलंदी या तो फिर रंग वाली होली। हु वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो। ये किसने म्यूजिक डायरेक्ट किया था, देन द म्यूजिक डायरेक्टर वॉज सी रामचंद्र। किसने ये सॉन्ग जो है किसने गाया था, देन इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर। लता मंगेशकर दैट इज स्वर कोकिला ऑफ इंडिया। इनका डेथ रिसेंटली हुआ है। इनको भारत रत्न किस ईयर में मिला था, देन 2001 में इनको भारत रत्न मिला था फॉर हर सिंगिंग। एंड ये ए मेरे वतन के लोगों किसने सिंग किया है, ये भी क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द सिंगर, देन लता मंगेशकर। हु वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, सी रामचंद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी रामचंद्र। इस सॉन्ग को सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गया था ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त 1947। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। Which curve examines the relationship between the rate of unemployment and the money wage changes? Rate of unemployment के साथ जो money wage changes का relationship है following curves में से determine करता है Phillips curve। इसके important points हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला point है Phillips curve किसने दिया था, then Phillips curve was given by A.W. Phillips। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिलिप्स कर्व किसने दिया था, देन A.W. फिलिप्स ने दिया था फिलिप्स कर्व। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस कर्व के अकॉर्डिंग स्टेट किया जाता है दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक स्टेबल एंड इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, दैट इज हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा होता है रिलेशनशिप इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का। दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय A.W. फिलिप्स इन हिज फिलिप्स कर्व। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मनी वेजेस होता है, विथ इंक्रीजिंग मनी वेजेस वी हैव लो इन्फ्लेशन एंड विथ डिक्रीजिंग वेजेस वी हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यही है फिलिप्स कर्व का बेसिक कंसेप्ट। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं एक बार इंडिफरेंस कर्व, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। देन व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जो एक कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई कंज्यूम करें देन सेटिस्फाई इक्वली होगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 यूनिट्स ऑफ एनी गुड खरीदने का अमाउंट है, दैट इज़ मनी है। आप उस गुड से, आप उस अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल 1 एप्पल खरीद सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू बाय 2 मैंगोज। एंड अगर आप 2 एप्पल खरीद सकेंगे तो आप 1 मैंगो बाय कर सकेंगे। इस तरीके से आप 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड होगा जिसमें आप 3 यूनिट्स ही बाय कर सकेंगे एंड दोनों के कंजम्पशन से आपको इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये शो करता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इंक्लूड करता है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व
ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अनदर पॉइंट आप लोग याद रखिए। इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉस ईच अदर और कट्स ईच अदर, ये दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व किसने डेवलप किया था? फ्रांसिस एजवर्ड। ये है इंडिफरेंस कर्व जिसने दिया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस एजवर्ड। ये 4 पॉइंट्स के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका इंडिफरेंस कर्व को लेके, तो आप ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए। इसी के साथ साथ हम एक बार देख लेते हैं सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व जो है ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने इन दी 1890s। इसी के साथ साथ सप्लाई कर्व का एंड प्राइस का, जो प्राइस एंड सप्लाई है एक गुड का, उन दोनों का रिलेशनशिप शो करता है सप्लाई कर्व। एंड इनका दैट इज प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिमांड कर्व क्या शो करता है? देन डिमांड ऑफ अ गुड एंड प्राइस, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अकॉर्डिंग टू सप्लाई कर्व, जितना हमारा ज़्यादा सप्लाई होगा किसी भी गुड का, उतना लो उसका प्राइस होगा, एंड जितना लो सप्लाई होगा उतना हाई प्राइस होगा। दिस इज द सप्लाई कर्व। एंड व्हाट इज डिमांड कर्व? देन डिमांड कर्व शोज दैट जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना हाई प्राइस होगा, इनवर्स रिलेशनशिप, एंड जितना लो डिमांड होगा उतना लो प्राइस होगा। दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। किसने दिया था इन दोनों कर्व्स को? देन एल्फ्रेड मार्शल। Who among the following built the first European fort in India in the 1503? फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट जो है वो पोर्टुगीज ट्रेवलर्स ने बिल्ड किया था, दैट इज पोर्टुगीज। करेक्ट आंसर इसका हो गया। फर्स्ट पोर्टुगीज कौन था जिन्होंने इंडिया में एंटर किया था, या तो फिर हु फाउंड सी रोड टू इंडिया? देन इट वाज वास्को ड गामा। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज सेलर हु रीच्ड इंडिया। किस ईयर में रीच किया था? देन 1498 में इन कैलिकट। एंड इसी के साथ साथ फर्स्ट पोर्टुगीज इन इंडिया, फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट इन इंडिया कौन सा था? देन फोर्ट इमानुएल। फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट जो था वही फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट भी था इंडिया में। कब बिल्ड किया था? देन 1503 में कोची केरला में बिल्ड किया था। इस फोर्ट इमानुएल को फोर्ट मैनुअल भी कहा जाता है। फर्स्ट पोर्टुगीज टू ट्रेवल इंडिया या रीच इंडिया, वास्को ड गामा। फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया कौन थे? देन फ्रांसिस्को द अल्मेदा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया in 1505. and second governor of Portuguese कौन थे? then it was Alfonso de Albuquerque. he was also known as the real founder of Portuguese empire in India. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। Which article of the Constitution of India provides early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years? 6 years तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने का आर्टिकल कौन सा है? देन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 45, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग रिगार्डिंग DPSPs देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछने के चांसेस है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट वाज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया गया था। पूछा जाता है BR अम्बेडकर ने DPSP को क्या कहा था? देन नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसको कहा जाता है? देन DPSP को किसने कहा था? देन BR अम्बेडकर, दैट इज आवर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP इज इक्वल टू फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रखता है DPSP। इट एम्बॉडीज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा? ऐसे क्वेश्चंस देने के बाद, स्टेटमेंट्स देने के बाद आपको ऑप्शंस दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स या DPSP। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडीज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, DPSP को आप नॉन जस्टिशिएबल है, किसी भी कोर्ट में ले जाके इसको अगर वायलेट भी किया गया, कोई भी कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि इसको एनफोर्स करे, एंड इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल। देन DPSPs को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एक टाइप है, गांधीयन प्रिंसिपल एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इनके डिफरेंट आर्टिकल्स जो है DPSPs के इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। लेट्स सी वंस। द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से इंक्लूड करते हैं आर्टिकल्स? देन 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंडर आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। DPSP के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड केसेस जो पूछे जाते हैं, इट इंक्लूड्स दी चंपाक्रम दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस,
केशवानंद भारती केस एंड मिनर्वा मिल्स केस, ये 4 केसेस किसके साथ एसोसिएटेड है? एंड फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस के जो केसेस थे उनसे एसोसिएटेड है। क्वेश्चंस बनता है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ डीपीएसपीस के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पास हुए थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। एक्ट्स के ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें इंक्लूड करता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन डीपीएसपीस के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 38। प्लानिंग कमीशन दैट इज आवर 5 ईयर्स का प्लानिंग जो करता था प्लानिंग कमीशन, वो किस आर्टिकल के अंदर आता था? आर्टिकल 38। मिनिमम वेजेस एक्ट किस साल में आया था? 1948 में अंडर आर्टिकल 39। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? देन 1961। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स या तो फिर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर लॉ किस ईयर में पास हुआ था? 1973। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? इफ़ ओनली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछे तो 1986। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? ये आपका होमवर्क है, आप मेंशन कीजिए। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके अंडर हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया था एंड डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 45। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 6 ईयर्स तक कंपल्सरी एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर एंड 6 to 14 ईयर्स तक कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर दिया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड डीपीएसपी के साथ एसोसिएटेड है रिलेटेड टू आर्टिकल 45। एंड इसी के साथ साथ 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 73rd के अंदर पंचायत राज आया था इंडिया में एंड 74th के अंदर म्यूनिसिपलिटीज़ आया था। पंचायत राज या तो फिर पंचायत राज के अंदर कितने प्रोविजंस है? देन 29। म्यूनिसिपलिटीज़ के अंदर कितने प्रोविजन है? देन 18 प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। एंड ये दोनों अमेंडमेंट के अंदर पंचायत राज दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड म्यूनिसिपलिटीज दोनों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है रिलेटेड टू डीपीएसपीस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डीपीएसपीस से रिलेटेड, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी डीपीएसपीस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब मेंशन कर दिया है, आप लोग याद रखिए, यही पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 45 क्या प्रोवाइड करता है? देन प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स एंड 14 ईयर्स 6 से 14 ईयर्स तक कौन सा प्रोवाइड करता है? देन आर्टिकल 21A दैट इज फंडामेंटल राइट एंड 45 क्या है? 45 डीपीएसपी है। ये किस देन आर्टिकल 21 एंड 45 किस अमेंडमेंट के अंदर आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। होप आप लोग सारे वीडियोस को एंड सीरीज़ को कंप्लीट एंड तक देखेंगे। इन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग उससे बोर ना होइए, बिकॉज ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।